हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, ये जो सेशन हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और आपको इस सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्त, कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे आपके सामने, वो क्या बताएंगे कि आपके साइंस की तैयारी हम करवा देंगे। और ये सीटेट के लिए क्या करते हैं, साइंस की तैयारी बहुत सारे यूट्यूबर कराते भी हैं। और बहुत सारे क्या करेंगे कि आपको लास्ट में जा कर के कहेंगे कि आप नोट्स से पढ़ करके आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्त, कि जैसे हमने एग्ज़ाम दिया है और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वहाँ पर सीटेट का जो पेडागोजी होगा ना, वो आपके दिमाग से कहीं और ही बाहर निकलता हुआ लगेगा। इसमें क्या होगा कि आप अगर आप सीटेट की जो है ना तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर पेपर 2 आपका साइंस है और साइंस से आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी पेडागोजी जो है ना, वो आपके माइंड से थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो उस बात को हम देखते हुए क्या करें कि आपके सामने में ये सेशन लेकर के आए, जिससे आपको ना सीटेट के एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और हम दोस्त बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर गेन होगा। तो दोस्त, अगर आप इस तरीके की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर नए हैं ही, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, जिससे उनको भी इस सेशन का फ़ायदा हो जाए। तो दोस्त, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी साइंस की जो तैयारी है वो बहुत ही बेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ में मैथ के भी कंटेंट आपको ऐसा देंगे, पेडागोजी तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ में कंटेंट ऐसा देंगे कि आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करेंगे। 15 में 15 नंबर आप ला सकते हैं। 15 नंबर का एक कंटेंट आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो होगा दोस्त, जैसे ईवीएस हो जाएगा, सीडीपी हो जाएगा। सीडीपी तो ऑलरेडी अपना 30 नंबर में है ही। उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट आपका बनेगा, सभी में 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर आपका पेडागोजी बन जाता है। तो दोस्त, पेडागोजी में क्या होता है, एक बात आपको ध्यान में रखना होता है। अगर पेडागोजी आपको ईजी करना है, सभी स्टूडेंट के मुँह से आप ये सुनेंगे कि पेडागोजी हार्ड होता है, और 75% पेडागोजी से क्वेश्चन आता है और 75% क्या हो जाता है, कंटेंट होता है। तो दोस्त, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको पेडागोजी को कैसे आसान करना है, और वो आसान कैसे होगा। तो कुछ बातें को आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे? जैसे आप जो आपके सामने स्टूडेंट आएंगे, आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो आप उसको कम नहीं समझेंगे। आपके सामने जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उसको कम नहीं समझेंगे। और दूसरा बात, उसको कभी भी हमको तकलीफ नहीं देना, कभी भी उसके ऊपर बर्डन नहीं देना। इस हिसाब से जब आप दिमाग में सेट कर लेंगे ना कि बच्चा को कभी भी हमको तकलीफ नहीं देना है, चाहे वो किसी भी तरीके का तकलीफ हो, मतलब शारीरिक तकलीफ हो या मानसिक तकलीफ हो, ये हमको नहीं देना है। बच्चा ही सर्वोपरि है, मतलब वो बच्चा जो है वो अपने आप को ही एक ब्रिलियंट है। और आपको ये कभी भी ये नहीं समझना है कि बच्चे में कुछ नहीं है, बच्चे के पास कुछ नहीं है, बच्चे को कुछ समझने को नहीं, ऐसा नहीं। बच्चे में हर चीज़ है, लेकिन आप उसको कैसे ढालेंगे, कैसे साँचे के रूप में लाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेडागोजी को अगर आपको आसान करना है तो बच्चे को ध्यान में रख लीजिएगा कि बच्चे को कभी भी कम समझना नहीं है। हम कम हैं, लेकिन बच्चे हमारे सामने में कम नहीं है। उसको हर हाल में हमसे ज़्यादा उसको समझना है। जैसे ही बच्चे को आप कम नहीं समझेंगे, पेडागोजी आपका आसान हो जाएगा। तो दोस्त, बिना ज़्यादा बात किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित मतलब मिला हुआ अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक शामिल हो। क्यों 2 शिक्षक शामिल होंगे, एक ही शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। अगला देखिए, इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देशन से संबंधित अवयव शामिल हो, मतलब वहाँ पे वो वस्तु उपस्थित हो। ये बेस्ट हो रहा है। चलिए आगे भी पढ़ते हैं। यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को एक कक्षा में जोड़ता है। दोस्त, कभी भी बच्चे को हम श्रेणी में नहीं बांट सकते हैं, ना वो तेज है, वो मतलब क्या है, कमज़ोर है, इसको श्रेणी में नहीं बांटना है। तो चलिए सी भी नहीं देखेंगे, अगला देखेंगे। इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक मतलब उपदेशात्मक विधि के माध्यम से पढ़ाना शामिल है। इसमें नए और पुराने से कोई मतलब है ही नहीं। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे?
देखिए आपको पेडागोजी में आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को हमको कम नहीं समझना है, और इसमें जितना साधन दे देंगे बच्चे को उतना ही उसके लिए बेहतर हो जाएगा। जितना अवसर आप प्रदान कर दीजिए, मतलब बच्चे को फ्री रखिए, वो जैसे सीखना चाहता है वैसे सिखाइए, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा पेडागोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी, मतलब कोई एक प्रतियोगिता हो रहा है, गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब देखिए यहाँ पर क्या कि विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग है उसको करना क्यों आवश्यक है, या विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में बच्चों को शामिल करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो देखिए बच्चों को इसलिए शामिल करने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, विकास आता है। तो कैसा विकास आएगा, तो देखिए यहाँ पे, यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है। शिक्षक क्यों मनोरंजन करेंगे, उनको तो काम है पढ़ाना। अगला, यह आयोजकों को वित्तीय सहायता देता है। नहीं, हम आयोजक से आपको क्या मतलब है, हमको तो बच्चे से मतलब है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। देखिए कितना अच्छा बात कर रहा है कि बच्चे के बीच में क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, मतलब उसके अंदर में खोज के लिए ना तत्परता को जागृत करता है। तो ये तो बहुत अच्छा बात है। अगला देखिए, इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। तो छात्र को अपने समय का सदुपयोग तो करना ही है, लेकिन उससे पहले क्या है कि देखिए यहाँ पे बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। दोस्त कभी कभी आपको क्या लगेगा पेडागोजी में कि सारा का सारा ऑप्शन सही है, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि ये ध्यान में रखना होगा कि इस सभी आंसर में सबसे अच्छा आंसर कौन है, वही आपके लिए परफेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि क्या है। देखिए दोस्त क्या कर रहा है, बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि क्या है। तो सबसे अच्छी विधि को देखते हैं। देखिए मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरा तुलनात्मक विधि, और तीसरा विकास विधि, और चौथा सांख्यिकीय मतलब सांख्यिकीय विधि। तो इसमें सबसे अच्छा जो विधि होगा दोस्त वो विकास की विधि होगा, क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप में क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए 4, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्त। जैसे ही आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन अगर जैसे ही पेडागोजी में अगर ज़्यादा धरफराए तो आपका सही आंसर आता हुआ भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा गया, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अब हमको गलत को देखना है। बोला विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अगला, विज्ञान अनुभव मतलब अनुभव, ये बोलिए यहाँ पर समझिए, अनुभव वजन्य टिप्पणियों की संचय और अंतहीन श्रृंखला है। मतलब इसकी श्रृंखला का मतलब लंबे समय तक ये दूर दूर तक खोज कर सकते हैं, ये भी बात सही है। और सी, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। क्योंकि आप कोई चीज़ को तैयार कर रहे हैं तो वहाँ से आपको क्या होगा, एक परिभाषा तैयार हो जाएगा, मतलब आप उसके बारे में जान जाएंगे कि ये कैसे तैयार हुआ, तो ये भी सही है। अब देखिए, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। ये जरूरी नहीं कि चारों ओर जो घटित हो रहा है वो विज्ञान का ही भाग है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्त, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गलत है। आपको ये गलत भी देखना है क्योंकि ऊपर में ही बोल दिया है, गलत आंसर को ढूंढना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है। निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है। अब कैसे परिणाम है उसको देखना है। देखिए क्या कर रहा है, उनमें समझ विकसित होना, ये भी बात सही है। दूसरा नंबर, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना, उनमें साक्षरता कौशल विकसित होना। तो एक छोटा बच्चा है तो अब उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे देख सकते हैं, अभी तो छोटा बच्चा है,
वो आगे किस तरीके का काम करेगा वो भी देखना है। तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना और उसमें उनमें साक्षरता कौशल विकसित होना, मतलब कुछ बच्चे आपको बच्चे में ही लगेगा कि आगे चल के ये कुछ करेगा। बहुत सारे ऐसे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिला होगा या छोटा बच्चा देखने को मिला होगा कि दोस्त उसमें लगता है कि आगे चल के ये अच्छा पोस्ट पे जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, अब इसमें हमको ऑप्शन देखना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी या ए और बी सही है। फिर बोला बी एंड सी। अब इसमें बी और सी के बारे में बोल रहा है, तो इसको तो हमको ढूंढना पड़ेगा। आगे देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब ए और बी क्या है, दोनों सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। मतलब आप किसी को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। मतलब आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, इसको आपको देखना होगा। अब इसको देखेंगे तो कैसे, सर्पिल दृष्टिकोण, गोलाकार, एकात्मक दृष्टिकोण, और दूसरा देखिए स्वनिर्देशित। आप बच्चे को निर्देशित दे ही नहीं सकते हैं, स्वनिर्देशित दृष्टिकोण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप इस प्रकार से समझाइए कि बच्चे को लगे कि हाँ विज्ञान में रुचि हो और विज्ञान में हमको समझ प्राप्त हो रहा है, उस प्रकार से आपको पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, मनोविज्ञान है। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया, मनोविज्ञान है, तो आत्मा का विज्ञान नहीं, मन का विज्ञान नहीं, चेतना का विज्ञान नहीं, व्यवहार का विज्ञान। क्या होगा दोस्त, व्यवहार का विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब आगे देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8, और 8 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि छात्र उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं जो होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, छात्र उस शिक्षक से सीखते हैं जो अधिक प्रभावशाली हो। मतलब क्या है कि छात्र को आप ऐसे पढ़ाइए कि वो अधिक सीखे, तो आपको कैसा होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्नेहशील, मतलब बच्चे से ज़्यादा स्नेह रखना नहीं, ऐसा रखेंगे तो बच्चे सीखेंगे ही नहीं। जो सटीक और स्पष्ट रूप से सब समझता हो। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को समझा रहे हैं तो वो सही से सीख ही रहा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे में विभिन्न प्रकार के गुण पाया जाता है। और अगला क्या है, सौम्य। सौम्य का मतलब हो गया कि मेहनत तो करेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं करेगा जिस हिसाब से आप चाहते हैं। और लास्ट ऑप्शन देखिए डी, मतलब मेहनती। आप ऐसे मेहनत करके जाइए बच्चे के सामने में कि जैसे लगे कि बच्चे को समझा रहे हैं तो वो सही से समझ पा रहा है। तो आपको कैसा होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बच्चे आपसे सेटिस्फाइड होंगे और आपसे समझेंगे। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। मतलब विज्ञान के बारे में जो नहीं बताता होगा उसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्त, देखते हैं कौन। पहला है गोंद, दूसरा विवरण, तीसरा है पूर्वानुमान, और चौथा है निर्माण का स्पष्टीकरण। तो विवरण तो है, पूर्वानुमान भी है क्योंकि हम किसी को खोजेंगे तो उससे पहले सोचेंगे ना, वो भी है। और निर्माण का स्पष्टीकरण, जब हम किसी भी चीज़ को तैयार करेंगे तो वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो गोंद है वो इसका भाग नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे। बोला शिक्षण शैली शिक्षक केंद्रित होती है और अक्सर उसमें लंबे व्याख्यान सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात का मतलब होता है याद करना, आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, शिक्षक केंद्रित।
दोस्त इस प्रकार से जैसे ही आपको भाषा देखने को मिला तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को काट देंगे। हमको शिक्षक केंद्रित या बुक केंद्रित मतलब किताब केंद्रित को ये शिक्षा नहीं चाहिए, हमको बाल केंद्रित शिक्षा चाहिए जिसमें बच्चे को रुचि हो, बच्चा सीखे, वैसा हमको शिक्षा चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, बोला प्राधिकरण या व्याख्यान शैली। हम व्याख्या करके क्या करेंगे, बच्चे के सामने जाएंगे और व्याख्या करके चले आएंगे, उससे बच्चा को क्या मिलेगा? हमको व्याख्या नहीं करना है। क्या करना है? सुविधा या गतिविधि शैली, मतलब जिसमें बच्चे को आसानी हो, सीखने में उसको आसान लगे, वैसा विधि होना चाहिए। तीसरा प्रदर्शनकारी या कोच शैली, मतलब आप कुछ करने के लिए कहिए बच्चे को, वो कुछ प्रदर्शन करे जिससे उसको सुविधा मिले। और दूसरा देखिए प्रतिनिधि या समूह शैली, मतलब बच्चे को एक समूह में डालिए, एक दूसरे से उसको डिबेट करवाइए, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करवाइए, उससे क्या होगा, उसमें विकास होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो गलत विधि है। जो क्या विधि है? गलत विधि है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि क्या होगा? दोस्त यहाँ पर देखिए क्या करना है, ध्यान में रखना है। बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि क्या होगा? सब आपसे बच्चे के बारे में ही पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप इस ट्रेनिंग को अगर कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना है। और कैसे पढ़ाना है? जिससे अच्छा शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे पढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, बोला वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। मतलब वो खोज रहा है, कोई बच्चा अगर कुछ खोज रहा है तो उसमें आप उसको मदद कीजिए, डांटिए नहीं। छोटा उम्र का है तो क्या हुआ, उसके माइंड में आया कि इस चीज़ को खोजेंगे तो हमको ये चीज़ प्राप्त होगा, तो आप उसमें मदद कीजिए। तो वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। चलिए पहला ऑप्शन देख लिए। दूसरा, उन्हें प्रयोग से दूर रखे। देखिए यहाँ पर बच्चे को दूर रख रहे हैं, ऐसा करेंगे बच्चा सीखेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखे। जरूरी नहीं है, उनके सामाजिक गतिविधियों से उनका अभी क्या मतलब है? अभी तो छोटा बच्चा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसको हमको सामाजिक गतिविधियों में क्यों व्यस्त रखेंगे? अगला, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखे। तो ये तो नहीं है, दूर भी नहीं रखना, उसको समझ में कुछ आना चाहिए। लेकिन परफेक्ट जो आंसर है दोस्त, वो ऑप्शन नंबर ए है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को हमको देखना है, छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना। मतलब छात्रों में अच्छी आदतें क्या करना है दोस्त? विकसित करना है। तो विकसित तो करना है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे में अच्छी आदत पहले से भी रहता है। अगला, छात्रों की गलतियों में सुधार करना, यह भी सही बात है। अगला देखिए क्या कर रहा है, कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करना, ये बहुत अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उसमें गॉड गिफ्टेड पावर होता है। मतलब वो कुछ बच्चे होते हैं, वो पहले से ही कुछ ऐसे लगेगा, हमको आपको पहले ही बता दिए दोस्त, कि कुछ ऐसे लगेगा कि वो आगे चल के कुछ बनेगा, कुछ करेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको हमको क्या करना चाहिए, उसकी जो कठिनाई है उसको दूर करना चाहिए, ना कि उसको उस चीज़ से दूर ही कर देना चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अभी बच्चा है, अभी ये नहीं करो। अरे इस तरीके से उसको बोलेंगे तो जो भी उसको खोज करना था उससे दूर हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, कुछ विशेष छात्रों। मतलब क्या, गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं जिसमें कुछ अलग ही समझ होता है, उसको जो सीखने में कठिनाइयाँ हो रही है उसको दूर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, और बोलने में कभी कभी क्या होता है ना कि लफ्ज़ फंस जाता है, तो उस चीज़ों को आपको दूर करना है। मतलब माइंड नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहे हैं तो बोलने में होता ही है, आप लोग भी बोलते होंगे तो थोड़ा सा लफ्ज़ फंस जाता हो, कभी कभी फंस जाता है, तो उस चीज़ को आप केयर करेंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। कौन से स्तर पे? प्राथमिक स्तर पे विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है उसको देखते हैं। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मतलब ज्ञान भी प्राप्त हो, उसके अंदर में समझ भी हो, और अनुप्रयोग मतलब उसके बारे में वो खोज भी करे। चलिए बहुत अच्छी बात है।
क्षमता, प्रशंसा, खाली समय का उपयोग। मतलब प्रशंसा अभी हमको करने का क्या मतलब है, कोई जरूर नहीं, क्योंकि बच्चा अभी क्या है उसको तो अभी सीखना है। दूसरा और अगला कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति। तीसरा क्या है, कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति। मतलब उसके अंदर में अभिव्यक्ति किस प्रकार की है उस चीज़ को हमको अभी नहीं देखना है। मतलब उसको ऐसे स्तर पे ले जाना है कि वो अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर ले कि किसी चीज़ को खोजने में सक्षम हो जाए। और डी में क्या कर रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो ए परफेक्ट है। क्यों है, ज्ञान है, समझ है और वो अनुप्रयोग है, मतलब खोज करना चाहता है, तो वो भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा। मतलब शैक्षिक उद्देश्य जो होता है उसको वर्गीकरण मतलब विभिन्न प्रकार से बांटा गया, तो उसको कौन लिखें उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेंजामिन एस ब्लूम, पियाजे, कोहलबर्ग और B.F. स्किनर। और ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्त, ये मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में आपको अलग अलग से पढ़ना होगा। सभी जगह से आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा दोस्त, CDP में मिलेंगे और लैंग्वेज सब्जेक्ट में मिलेंगे। हर मतलब क्या है, जितने भी लैंग्वेज है और जितने भी मेन सब्जेक्ट है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा दोस्त वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, इस सेशन में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 20 ही मिलेगा, लेकिन परफेक्ट मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए क्या कह रहा है, जब गीता मनुष्यों में पोषण, पोषण का मतलब भोजन, जब गीता मनुष्य में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल MCQ का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब क्या, एक लड़की है गीता और मनुष्य में जो भोजन है उसके लिए वो आकलन करना चाहती है कि किस प्रकार से भोजन मनुष्य ग्रहण करते हैं, तो उसके बारे में वो आकलन करना चाहती है। तो वो आकलन करेगी तो किस प्रकार से कर सकती है। तो देखिए, खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता। अगला देखिए, खान पान से जुड़ी गलतफहमी। और तीसरा देखिए, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, प्रस्तुत करने, एक भूमिका निभाने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। और उसके बाद देखिए क्या है, डी में भोजन घटकों के महत्व को समझने और एक लंबा निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। निबंध तो लिखना ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट, ये यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि मूल्यांकन किया जा सकता है। तो कैसे मूल्यांकन करेंगे, खान पान से जुड़ी गलतफहमी। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे खान पान है जिसके बारे में आपको ये बताया जाता है कि आप ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको सही जानकारी प्राप्त होना, जिससे क्या होगा कि उसको सही जानकारी प्राप्त होगा और वो सही खान पान का प्रयोग करेगा। ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जो दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 भागों में बांटा गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब 17 में क्या कह रहा है, विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती। मतलब विज्ञान की जो शिक्षा है वो किस चीज़ में मदद नहीं कर सकती है, अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में। अगला देखिए, अस्वच्छता और कुपोषण की समस्याओं को हल करने में। और सी क्या करा, अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में। अलौकिक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे साइंस जो है वो क्या करते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। मतलब क्या है कि वो बोलता है कि एक प्राकृतिक बनावट है जो बदलाव होना जरूरी है। तो विज्ञान क्या करता है कि वो ईश्वर में उतना विश्वास नहीं करता है। तो ये अलौकिक शक्ति का मतलब क्या है कि जिसको हम नहीं देखते हैं और वो घटना घटता है तो हम बोलते हैं ये काम भगवान ने किया, ईश्वर ने किया, उस चीज़ में ये विश्वास नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्त, इस सेशन का सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा है और आप इस सेशन को देखे होंगे। और अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस सेशन में है साइंस से रिलेटेड ही बातों को कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिक्कत डालता है। और हम आपको शुरू में ही बता दिए कि विभिन्न प्रकार के ऐसे यूट्यूबर आपके सामने में होंगे,
कि आपको बोलेंगे कि साइंस की तैयारी हम पूरा कराएंगे, और वो क्या करेंगे आपको कि लास्ट में कहेंगे नोट से पढ़ लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्त, वो सही होगा। कैसे, घर और स्कूल में बच्चे के सभी अनुभव, मतलब घर और स्कूल में क्या अनुभव है उसको देखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है, बच्चों के बीच वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए वांछित गतिविधियों को चुने। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वैज्ञानिक साहित्य पढ़ाना, वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ाना, वैज्ञानिक प्रयोगों और गतिविधियों को व्यवस्थित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इस सेशन का लास्ट सेशन, विज्ञान की कक्षा में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक विषय उठा सकता है। तो वो कौन सा उठा सकता है वो देखिए, पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए, बी जो कक्षा में अधिकांश छात्रों को दिलचस्प लगता हो, और उसके बाद देखिए जिसे शिक्षक छात्रों के लिए बेहतर समझती हो, और डी देखिए जो छात्रों को अपने दैनिक कामकाज में आने वाली समस्याओं से संबंधित हो और जो इस कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं को एक हिस्सा हो। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेशन भी आपके सामने में लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्त इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, जिससे उनको भी ये फायदा हो जाए। तो दोस्त आज के लिए